हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC07 के रिपोर्ट के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये हेडलाइन है जिसको आप हेडिंग भी कहते हो, तो आप कैप्स में हेडिंग दे सकते हो या फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैप्स में दे दो, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैप्स में दे दो, यानी जितने भी वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट लेटर भी आप कैप्स में दे सकते हो या पूरा एंटायर हेडिंग आप कैप्स में दे सकते हो, ये आप पर है। मगर आप ध्यान रखना, हेडिंग को आप अंडरलाइन नहीं करोगे और उसको सिंगल कोट में नहीं डालोगे। ये हेडिंग या हेडलाइन न्यूज़पेपर के हेडिंग या हेडलाइन से ही रिलेटेड है, उसी की तरह है, सिमिलर है। तो हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर के हेडलाइन भी अंडरलाइन नहीं होते हैं, डबल कोट में नहीं होते, तो आप लोग क्यों डाल रहे हो। अब प्लेस आप दिल्ली दे सकते हो, या अगर कोई रिपोर्ट क्वेश्चन किसी इंसिडेंट पर है तो आप उस इंसिडेंट की जगह डाल सकते हो जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ है, या तो दिल्ली आप हमेशा से डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने ये भी देखा है स्टूडेंट्स को कि इसके अलावा कोलकाता डाल देते हैं, पुणे डाल देते हैं, हैदराबाद डाल देते हैं। ये काम बिल्कुल मत करना, इससे आप अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो, आप कौन से जगह से बिलोंग करते हो वो आप लिख रहे हो। मगर दिल्ली हम हमेशा लिख सकते हैं क्योंकि ये कैपिटल है इंडिया का, ओके। मगर यदि आप दिल्ली के अलावा XYZ भी लिखना चाहते हो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आप डेट देंगे। एग्ज़ाम डेट आप हमेशा दे सकते हैं, चाहे कोई भी रिपोर्ट का क्वेश्चन हो, एग्ज़ाम डेट आप हमेशा दे सकते हैं। और वरना आपको ऐसा डेट देना है, सपोज कोई इंसिडेंट है तो उस इंसिडेंट के 1 महीने बाद का डेट दो, ताकि आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, ओके। और ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंसिडेंट का एग्जैक्ट डेट जानो, मगर आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से मंथ में है, और फिर उसके 1 मंथ बाद दे दो। कोई जनरल सा टॉपिक आपको दिख रहा है क्वेश्चन, जैसे वॉश पॉलिसीज़ है, ये एकदम जनरल सा है, तो आप इसमें डेट, आप एग्ज़ाम डेट भी डाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिखो, स्पेलिंग गलत मत करना। स्पेशल में S कैपिटल, बाय में B कैपिटल, C कैपिटल। बाय लोकल करस्पॉन्डेंट भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद रिपोर्ट का जो बॉडी है उसका भी स्ट्रक्चर फिक्स है, तो मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट के बॉडी में हमेशा 3 पैराग्राफ्स होता है। आप देख रहे हो 3 पैराग्राफ है। अब इस 3 पैराग्राफ में आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप जो भी रिपोर्ट क्वेश्चन है उसका व्हाट, व्हेन, वेयर और हु का आंसर करोगे। जैसे वॉश पॉलिसीज क्या है, व्हाट का आंसर आप करो, मगर इसमें व्हेन, वेयर और हु इम्पॉर्टेंट नहीं है। मगर हाँ, हु आप लिख सकते हो कि वॉश पॉलिसी को कौन इनिशिएट किया है, इसको फ्रेम कौन किया है वॉश पॉलिसीज को, ये ज़रूर आप लिख सकते हो। तो डिपेंड करता है रिपोर्ट क्वेश्चन पे। कोई कोई रिपोर्ट क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हु इम्पॉर्टेंट होता है, कोई कोई रिपोर्ट क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें वेन बिल्कुल भी नहीं आता है, जैसे वॉश पॉलिसीज है, पॉलिटिकल करप्शन है, उसमें आप वेन क्या लिखोगे। और एक और चीज़ कर सकते हो कि उस रिपोर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी करंट मुद्दा है वो आप फर्स्ट पैराग्राफ में डाल सकते हो। इसका मतलब ये है, फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का तो आंसर आप करोगे ही, साथ में उसके रिलेटेड कोई भी करंट इश्यूज है जो हुआ है, उसकी वजह से वो रिपोर्ट क्वेश्चन बना है, वो भी आप फर्स्ट पैराग्राफ में डाल सकते हो। सेकेंड पैराग्राफ में आप वाई, हाउ और इफेक्ट, आप ये 3 चीज़ आप सेकेंड पैराग्राफ में आप इंक्लूड कर देना। तो वॉश पॉलिसीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाउ, ठीक है, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। थर्ड पैराग्राफ में आप एक्सपर्ट का ओपिनियन दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको याद रहे कि एक्सपर्ट का नाम, वो ज़रूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स लिख सकते हो। आप गवर्नमेंट का रिएक्शन दे सकते हो, ओके। आप सपोज़ कोई इंटरनेशनल इश्यूज़ आ रहा है या कोई ऐसी पॉलिसी है जो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखना है, ऐसी पॉलिसी जैसे वॉश पॉलिसी है, ये वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखना है, तो ऐसे केस में आप लास्ट पैराग्राफ में इंडिया के बारे में बता सकते हो, ओके। जैसे ब्रेक्सिट है, तो ब्रेक्सिट जो है वो इंटरनेशनल इशू है, फाइन। तो ऐसे इशू में आप पूरा फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ तो पूरा ब्रेक्सिट के बारे में बताओगे, मगर थर्ड पैराग्राफ में ब्रेक्सिट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर, वो आप थर्ड पैराग्राफ में बता सकते हो।
ओके तो यानी जो भी वर्ल्ड कंटेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ में आप पूरा वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में ही आप बात करो, मगर फिर लास्ट पैराग्राफ में इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको बात करना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने वॉश का जो एब्रीवेटेड फॉर्म है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है वो मैंने बताया है। वॉश का मतलब होता है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो वॉश क्या करता है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इम्पैक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल सच एज इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टैलिटी, इम्प्रूविंग maternal health, combating infectious diseases, increase school attendance and ensuring environmental sustainability। फिर मैंने यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में लिखा है कि इट प्लेस अ न्यू एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंक्लूडिंग एक्सेस टू वॉश सर्विसेज। वॉश सर्विसेज का मतलब वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब उसके बाद ये वॉश पॉलिसीज इतना इम्पोर्टेंट क्यों हुआ है ये मैंने बताया। यहाँ पर वाई का आंसर करना है सेकेंड पैराग्राफ में। तो मैंने लिखा है कोविड-19 आउटब्रेक हैज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड द क्रिटिकल रोल दैट वॉश पॉलिसीज प्ले इन हेल्थ केयर। Availability of sustainable water, sanitation and hygiene services is therefore essential to preventing and controlling the infection। यहाँ पर मैंने वॉश पॉलिसी क्यों इम्पॉर्टेंट है ये बता दिया, मगर अब इसके बावजूद, इतना इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद, वॉश सर्विसेज ग्लोबली रिमेन अलार्मिंगली पुअर। 2019 फिगर्स फ्रॉम WHO Joint Monitoring Program for water supply, sanitation and hygiene indicate that an estimated 896 million people use healthcare facilities with no water service and 1.5 billion use facilities with no sanitation service। तो यहाँ पर मैंने वर्ल्ड कंटेक्स्ट में मैंने एक डेटा दे दिया। ओके उसके बाद मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पर बता रही हूँ। दे आर प्राइमरीली 2 रूरल प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव वॉश सर्विसेज इन रूरल इंडिया। दीज आर, ये मैंने बता दिया कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल रीजन्स एंड स्वच्छ भारत मिशन टू प्रमोट हाइजीन एंड एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन। तो 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, वो मैंने इसके बारे में बता दिया। द नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे फाउंड दैट इतना % ऑफ हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया आर यूजिंग टॉयलेट, बट द रिपोर्ट ऑन वाटर एक्सेस इज ग्रिम एज 82% ऑफ हाउस होल्ड्स इन रूरल एरिया डू नॉट हैव पाइप्ड वाटर कनेक्शन। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में मैंने बता दिया यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर मैं एक्सपर्ट्स का ओपिनियन नहीं लेकर आकर मैंने इंडिया के कंटेक्स्ट में वॉश पॉलिसीज़ के बारे में बता दिया कि इंडिया का क्या इनिशिएटिव्स रहा है इस वॉश पॉलिसीज़ पर। ओके अब नेक्स्ट रिपोर्ट क्वेश्चन है द वन हेल्थ मॉडल। मैंने सारा फॉर्मेट आपको बता ही दिया है, बस इसको मुझे पढ़ना है। अब वन हेल्थ मॉडल क्या होता है, क्योंकि हमें फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर करना है, तो हु इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर व्हाट क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। तो वन हेल्थ रिकग्नाइजेज that the health of humans, animals and ecosystem are interconnected and interdependent। तो यहाँ पर बताया है कि वन हेल्थ मॉडल जो है वो ये फैक्ट को रिकग्नाइज करता है कि ह्यूमन का हेल्थ, एनिमल का हेल्थ और इकोसिस्टम का हेल्थ तीनों इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। हमें एनिमल को, ह्यूमन हेल्थ को और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। According to this model, the human disease surveillance has to be conducted beyond humans। यानी जो भी ह्यूमन में डिजीज हो रहा है वो डिजीज क्यों हो रहा है वो ह्यूमन के बियॉन्ड हमें सोचना चाहिए। एंड नेसेसरी स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एनिमल्स। इन अदर वर्ड्स, वन हेल्थ मॉडल facilitates interdisciplinary approach in disease control so as to contain emerging and existing zoonotic threats। तो यहाँ पर मैंने ये बताया है कि वन हेल्थ मॉडल बेसिकली क्या है और जब ह्यूमन को कोई डिजीज़ होती है या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बियॉन्ड ह्यूमन देखना पड़ेगा। फिर मैंने सेकेंड पैराग्राफ में बताया है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के अकॉर्डिंग वन हेल्थ मॉडल हैज़ बिकम इम्परेटिव बिकॉज ऑफ एवर इंक्रीजिंग zoonotic threats। The reason is increase in the human population that is resulting in an increased human interaction with animals and environment। तो यहाँ पर मैं वाई का आंसर कर रही हूँ कि वन हेल्थ मॉडल क्यों इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से उसका इंटरेक्शन एनिमल और एनवायरनमेंट से ज़्यादा हो रहा है,
This exposes humans to new viruses, bacteria, and other disease-causing pathogens. Other reasons like globalization, climate change, urbanization have sped up the spread of zoonotic diseases among humans across the world. It is estimated that इतना % of emerging and re-emerging diseases are either zoonotic or vector-borne. One Health model in 1950s helped discover the source of ये फॉरेस्ट डिजीज है कोई एंड हाईली डेंजरस, ये भी एक फीवर का नाम है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, मोर थ्रेटनिंग दैन कोविड-19. तो वन हेल्थ मॉडल 1950s में भी ये डिस्कवर किया था ये सारे डिजीज जो कोविड-19 से भी ज़्यादा डेंजरस थे. अब ये वन हेल्थ मॉडल पूरा वर्ल्ड कंटेक्स्ट में हमने बताया. अब मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ. इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग. द मिशन एम्स टू एक्सप्लोर द नेग्लेक्टेड लिंक्स बिटवीन एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट. तो इस पैराग्राफ में आप देखोगे 2 ही सेंटेंस है. कोई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पैराग्राफ में एक सेंटेंस लिख देते हैं और सोचते हैं कि वो पैराग्राफ है. ऐसा नहीं है. पैराग्राफ तभी होता है जब उसमें एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस हो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.